हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का मैथ, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और डेली हम प्रयास करेंगे कि डेली सुबह 7 बजे के आसपास डेली एक वीडियो आपको अपलोड कर सकूं। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ, और जिसमें पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो दोस्तों, पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हमने क्लास 9 में कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उस कुछ नंबर को पहले याद करेंगे, फिर से उसके बाद से कौन कौन से नंबर थे, कैसे नंबर थे, उनके बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद से वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हमने क्लास 9 में पढ़ा था परिमेय प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्लास 9 में हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, आप पूछेंगे प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग बेसिकली गिनने के काम में जो नंबर आते हैं, गिनने के काम में जो नंबर्स आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे हाथ में कितने वो हैं, मार्कर हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1 2 3 4 मार्कर हैं। तो जो गिनने के में काम आते हैं जो नंबर्स, वो कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। तो कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी कि जहां तक हम गिनना चाहें वहां तक गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं पूर्णांक, पूर्ण संख्या, होल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो होल नंबर की बात करें तो मान लीजिए मैं ये पूरा रख दिया, मैंने पूरा मार्कर रख दिया। अब मैं बोलूं मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो कितने मार्कर हैं, कुछ मार्कर नहीं, कोई मार्कर नहीं है, तो 0 मार्कर है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या कर दिए, 0 ऐड कर दिए, और प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या होगी हमारी, कौन सी संख्या हो गई, होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्या हो गई। यानी कि अगर 0 को साथ में ले लिए तो कौन सी संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। 0 को साथ में ले लिए प्राकृतिक संख्या के साथ में, तो वो कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं, z से दर्शाते हैं। और पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। पहला 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये तो होता ही है। अब कुछ संख्याएं वो ऋणात्मक में भी होती हैं, जैसे कि -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो ये जो संख्या होती है माइनस में और प्लस में और 0, और तीनों संख्याओं को साथ में ले लिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा ही है, क्लास 9 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी पढ़ा है शायद। तो उसमें हम लोग बताते हैं, तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, ये तो कह देते हैं। और p और q क्या हो, हमारे जो p है, p और q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यानी कि जिसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और इसको q से डिनोट करते हैं, और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, और जो ये p और q हो वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 3/2 -5 7/4। तो जो ये 3 है, ये 3 कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है, वो भी पूर्णांक है। -7 ये भी पूर्णांक है, 4 ये भी पूर्णांक है। तो ये कौन सी संख्या होगी, हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब बात करें अपरिमेय संख्या की, तो वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। और ठीक है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो √3 √2 √5 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्या etc, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो जिसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हमारे कुछ बेसिकली नंबर्स के बारे में हो गई कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसी होती हैं। तो हमने ये क्लास 9 में पढ़ा था प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्या के बारे में पढ़ा था। अब देखिए हमको पढ़ना इसमें ये है कि
वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो जितने भी प्रकार के ये नंबर्स होते हैं, यानी कि जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जो भी मैंने पढ़ा है, सम, विषम, ठीक है, भाजक, अभाज्य, अभाजक, मतलब अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो जितनी भी संख्याएं हैं वो किस में आएंगी, वास्तविक संख्या में आएगी। अगर कोई पूछेगा वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है, तो आप ये कहेंगे कि जो भी संख्याएं आती हैं वो कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। एक संख्या आता है जिसको हम लोग इसमें लिखते हैं अंडर रूट में -3, तो ये कौन सी संख्या होती है, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या है। तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स आते हैं वो किस में आते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि रियल्स नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इतना बात हो गया कि नंबर्स के बारे में। तो हमको क्लास 10th में हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए, ये तो बस ऐसे ही बेसिक था, चलते हैं देखते हैं कि पढ़ना क्या है। आइए देखते हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो ये यूक्लिड नाम के जो वैज्ञानिक थे, यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन मतलब भाग देना, डिवीजन, और प्रमेयिका, देखिए दो चीजें होती हैं, एक दो वर्ड हैं, एक तो है प्रमेय, एक बात आती है प्रमेय, और दूसरा क्या आता है, प्रमेयिका। प्रमेयिका, देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस थोड़ा डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। देखिए प्रमेय क्या होता है, प्रमेय ये होता है कि जब कोई गणितज्ञ, जब कोई गणितज्ञ किसी थ्योरम को पहली बार खुद से ड्राइव करता है और खुद से देता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रमेयिका, प्रमेय कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रमेय। जैसे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि जो पाइथागोरस जो थे, जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब देखिए ये प्रमेयिका, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे हो गया, क्योंकि जो ये विभाजन है, जो विभाजन इन्होंने, यूक्लिड ने विभाजन पे एक प्रमेयिका दिया जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। विभाजन तो हम लोग पहले जानते थे, जैसे कि अगर हम कह दें कि 5 से 11 भाग दो तो 2 बार में जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा शेष। तो ये तो डिवीजन का हम लोग तो पहले जानते थे, डिवीजन तो हम लोग पहले जानते थे, लेकिन उन्होंने आए और इसको एक फॉर्म में लिख दिया। क्या कह दिया उन्होंने, कहा कि 11 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2 + 1, इसके रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म था, बस उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया और एक प्रमेय दे दिया, लिखित प्रमाण दे दिया कि ये एक प्रमेय है, मतलब एक प्रमेय है। तो ये तो प्रमेय है नहीं, क्योंकि हम लोग विभाजन पहले से जानते थे, लेकिन भाग लेना पहले से जानते थे, बस उसमें इन्होंने सुधार किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और एक प्रमेय दे दिया, तो जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, वो बेसिकली विभाजन पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हम लोग भाग देते थे, तो ये पहले क्या होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, किसमें भाग देते हैं, भाज्य में, और जो हमारा आता है वो होता है भागफल। क्या आता है, भागफल, और जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो जब ये यूक्लिड भाई साहब हैं, जब ये आए, तो इन्होंने बस ये कहा कि जो ये भाजक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि b है, और ये जो भाज्य है इसको हम लोग मान लेते हैं a है, और ये भागफल को हम लोग q मान लें, और शेषफल को r, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a = b q + r, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। और यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यही क्या है, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमने समझा कि पहले हमने समझा कि प्रमेय और प्रमेयिका में अंतर क्या होता है। तो प्रमेय क्या होता है, जो खुद से, मतलब वैज्ञानिक अचानक से उसको खोजा, फिर उसको ऐसे लाया, तो क्या हो गया, प्रमेय हो गया। और प्रमेयिका यानी कि प्रमेय मतलब कुछ पहले से हमको पता है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा उसमें कुछ खोज कर दिया, थोड़ा सा और बता दिया, उसको सुधार कर दिया, तो उसको क्या कह दिए, प्रमेयिका कह दिए। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है इसको। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रमेयिका को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो अगर हम 7 से डिवाइड कर दे 24 में, 7 से हम डिवाइड कर दे 24 में, और 5 से कर दे 16 में, 5 से कर दे 16 में, यानी कि हम 5 से डिवाइड कर दे 16 में, 8 से डिवाइड कर दे 40 में, और यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दे 4 में। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो इसको डिवाइड करना तो हम क्या करेंगे, 7 तरीका 21, यहाँ पे 21 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 तियाँ 5 तियाँ 15, 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा शेष। ठीक है दोस्तों, 8 पंजे 40, ये 40 हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए अगर हम 6 को 6 से 4 में डिवाइड करें तो डिवाइड होगा, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे। वो हम कह रहे हैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है, तब इसको कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, 6 1 जब 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, मतलब अगर 6 का गुणा 1 में करें तो 6 आ जाएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 में गुणा 3 का करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो अगर हमको यहाँ पे लाना है 4, मतलब हमको यहाँ लाना है, मतलब या तो 4 लाना है या फिर 4 से कम लाना है, तो कैसा लाएंगे, 4 का पढ़ा एक बार पढ़े, ये आ गया। अब 1 से पहले क्या आता है, देखिए 2 से पहले 1, मतलब 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, और 1 से पहले की बात करें तो कौन सा संख्या आता है, 0। तो अगर 6 में 0 का गुणा करें तो क्या आएगा, 0। तो 6 में 0 का गुणा कर दिए, 0 बार फाड़ा पढ़ दिए तो आ गया 0, और घटाए तो क्या आ गया 4, ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे यूक्लिड ने जैसे कहा था कि हम लोग कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 7 × 3 + 3, इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि A = BQ + R, इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है दोस्तों, सबको लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3 + 1, इसको क्या लिख सकते हैं 40 = 8 × 5 + 0, इसको क्या लिख सकते हैं 4 = 6 × 0 + 4, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे A हो गया, इसके फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे R पे, हम लोग चर्चा करेंगे R पे, जो इसका रिमाइंडर है, यानी कि जो शेषफल है, इस पे हम लोग बात करेंगे। शेषफल क्या हो रहा है, या तो शेषफल 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो शेषफल या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 है, 1 है, 4 है, 0 से बड़ा है, तो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये इसमें समझ में आया, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा Q, और ये हो गया R, और ये हमारा हो गया A। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए जो ये हमारा शेषफल है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 0 लिख सकते हैं, मतलब जो शेषफल होगा वो तो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन जो ये B है, यानी कि 7, B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, B से क्या होगा, छोटा होगा। एक इन्होंने ये कंडीशन है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई और ये उसका कंडीशन हो गया। ठीक है दोस्तों, कैसे, देखिए यहाँ पे सब जगह देखिए, ये B है 7 है, लेकिन R क्या है 3 है, तो जो R है वो B से छोटा है, जो यहाँ पे R है वो B से छोटा है, यहाँ पे जो R है वो B से छोटा है, यहाँ पे जो R है वो B से क्या है, छोटा है। मतलब हर जगह देख रहे हैं कि जो B है वो R से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये जो हमारा प्रमेय था, जो ये वाला प्रमेय निकल के बाहर आया कि A = BQ + R, यानी कि और 0 जो R होगा, शेषफल होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। और जहां A क्या है, A हमारा क्या है, भाज्य, B क्या है, भाजक, Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पे समाप्त हो गई। ये एक छोटा सा वो प्रमेय दिए थे और ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग क्या है, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तविक संख्या, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, मतलब थ्योरी वाला चैप्टर जुड़ा है, ये NCERT ने जोड़ा है। तो इसे इसलिए जोड़ा है क्योंकि हमको जो ये है, मतलब कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो तो हमको आ जाता है, लेकिन जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हमको आता नहीं है मैथ में, इसलिए हमने ये किया। और मान लीजिए कि अगर हम बात करें उसकी, अगर हम पूछें आपसे, हम पूछें कि सम संख्या का एग्जाम्पल दीजिए, सम संख्या का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप क्या कहेंगे। सम संख्या के आप एग्जाम्पल पूछे हुए हैं कि सम संख्या का एग्जाम्पल दीजिए, आप क्या कहेंगे, 2 4 6 ... इन्फिनिटी, ऐसा कहेंगे। विषम संख्या पूछूं, विषम संख्या, तब क्या कहेंगे, 3
5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटिव, आप ऐसे कहेंगे। लेकिन अगर हम किसी ग्रेजुएट बंदे से पूछें जो बीए या बीएससी कर रहा हो, उससे पूछे कि सम संख्या का तुम बताओ, कोई एग्जांपल दो, तो वो कहेगा कि 2m, सम संख्या इक्वल टू 2m, विषम संख्या इक्वल टू, तो बोलेगा 2m प्लस 1, और वो बोलेगा जहां m इक्वल टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, वो बोलेगा जहां m नेचुरल नंबर है। तो हमसे पूछा, हमने तो ये तो नहीं कहा कि 10 से नीचे बताओ सम संख्याएं और 10 से नीचे बताओ विषम संख्या, हमने आपसे ये तो पूछा नहीं। लेकिन जो वो बंदा है वो पढ़ा है, उसने वास्तविक संख्या पढ़ रखा है, तो उसको पता है कि ऐसा नंबर, मतलब ऐसा एग्जांपल दो जो हर जगह सेटिस्फाई हो। जैसे 2m, m की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 4 5 7 1000 2000 जितना मन करे उतना रख लीजिए। वही तो इसी प्रकार यहाँ पे भी रख लीजिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो ये फर्क होता है। तो ये तो सब बहुत लंबा हो जाएगा ऐसा पढ़ेंगे तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके प्रयोग के बारे में, देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग क्या है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रयोग। यानी कि प्रयोग क्या है, प्रयोग मतलब क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग दो पूर्णांकों को, दो या तीन पूर्णांकों का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, HCF। कितनी संख्याओं का, दो या तीन, इससे भी अधिक हो सकता है, 3 4 किसी भी हो सकता है, लेकिन लगभग बेसिकली दो या तीन संख्याओं का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। अब HCF मतलब होता क्या है, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन, और F का मतलब क्या होता है, फैक्टर। F का मतलब क्या होता है, फैक्टर। मतलब सबसे, इसका अगर हिंदी रूपांतरण करें तो इसका हिंदी में इसका मतलब निकलता ये है कि सबसे बड़ा साझा, सबसे बड़ा साझा होने वाला, साझा भाग करने वाला नंबर, यानी कि अगर हम HCF की बात करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग सिर्फ HCF निकाल सकते हैं, और वो भी कितने नंबर का, दो नंबर का या फिर 3 नंबर का, नहीं 2 पूर्णांकों का या फिर 3 पूर्णांकों का। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब अपने शब्दों में हम कह सकते हैं सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब साझा, यानी कि दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और फैक्टर का मतलब भाग करने वाला नंबर, तो भाग करने वाला ये नंबर हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब HCF का मतलब क्या है, और ये कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है कि इसका मतलब होता क्या है। चलिए देखते हैं। यहां पर हो गया 24 को भाग दे दे 36 से, 50 को भाग दे दे हम लोग 10 से, और किससे, मतलब 2 नंबर ले लिया, ठीक है। इसको देखिए, हम इसको किससे काट सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या किससे काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं। 6 चौको 24 और 6 36। तो इसको किससे काटा हमने, किस नंबर से, 6 से विभाजित किया। इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, 10 से काट सकते हैं। तो 5 और 1, तो ये हो गया 10, मतलब 10 से काट सकते हैं। इसको तो हम लोग 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 6 से भी काट सकते हैं, यानी कि इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि 24 में और 36 में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा साझा यानी कि उभयनिष्ठ भाग करने वाला नंबर कौन सा है। यानी अगर 6 से हम भाग दें तो ये भी विभाजित हो जाना चाहिए और ये भी विभाजित हो जाना चाहिए। तो कौन सा नंबर है, 6 है। तो जो इसका HCF होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इसमें देखेंगे 50 से, तो ये 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। तो हमको HCF का मतलब होता है कि सबसे बड़ा साझा भाग करने वाला नंबर, यानी कि दोनों संख्याओं में, यानी कि 50 में और 10 में
वह कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी होनी चाहिए और दोनों में कॉमन होनी चाहिए, तो वो कौन सी संख्या है, 10 है, और ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। समझ में आ गई इतनी सी बात। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू HCF निकालते हैं, और वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो एक हम एग्जाम्पल लेंगे। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें, मतलब आपने एक क्वेश्चन दे दिया कि 26 और 91, 26 और 91 का HCF बताओ। HCF बताओ, वो HCF बताओ, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको 26 और 91 का क्या बताओ, HCF बताओ। HCF ज्ञात करके बताओ। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही बेसिक सा फंडा है अपना कि हम लोग क्या करेंगे कि 26 से 91 में भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा, 2 चौक 8, 3 बार में ले जाएंगे तो 18 कर 8, 36 18 कर 8 हासिल 1, 3 6 1 7 78, घटाएंगे 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 8, ये हो गया 13। ठीक है, 26 को हम लोग 26 से 91 में भाग देंगे तो ये 3 बार में चला गया, 78 आ गया, 13 आ गया। अब हम लोग HCF निकालते कैसे थे, अब क्या करेंगे, इस 13 से इस 26 में भाग देंगे, 26 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, ये हो गया 26, ये हो गया 0। तो इसी प्रकार हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे लगाना है। तो हमको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो चूंकि A = क्या होता है, BQ + R, अभी हमने पढ़ा है। और जो R होगा वो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा 0 के, लेकिन हमेशा छोटा होगा B से, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें जो बड़ा होगा, और एक और चीज, जो A होगा वो हमेशा बड़ा होगा B से। ठीक है दोस्तों, जो A होगा हमारा क्या होगा, B से बड़ा होगा। तो इन दोनों में 91 और 26 में A कौन सा होगा, तो 91। तो 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 गुणे B लिख दिया, और Q की जगह पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस R की जगह पे कितना है, 13 है, यही तो था शेषफल, तो 13 को यहाँ पे लिख देंगे 13। और चूंकि HCF तब होगा जब तक जो हमारा R है, जब तक 0 ना हो जाए तब तक उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो लिखेंगे चूंकि R ≠ 0, इसलिए जो हमारा नया भाजक होगा, यानी कि जो A होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 26, और जो B होगा वो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, फिर A बराबर BQ + R, तो A की जगह पे कितना है 26, और B की जगह पे कितना है 13, Q की जगह पे कितना है 2 है, तो 2 लिख लेंगे, और R की जगह पे कितना है 0, तो आप लिख लेंगे 0। ठीक है, अब चूंकि R = 0, इसलिए जो B होगा हमारा, B होगा वो क्या होगा हमारा, HCF होगा, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा, यानी कि जो इसमें हमारा 13, यही तो है B, ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहां से भी ऐसे निकाल देते हम लोग, भाग विभाजन विधि से। हम लोग को कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है, यानी कि इस फॉर्मेट में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होगा वो A होगा, जो छोटा होगा वो B होगा। तो A को हमने इस प्रकार लिख लिया, क्योंकि पता है हमें A = होता है BQ + R, इसके फॉर्मेट में लिखना है, तो इसके फॉर्मेट में लिखेंगे, और इस प्रकार हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये वास्तविक संख्या, यानी कि पहले चैप्टर में हमको 3 टाइप से, और प्रश्नावली 1.1 में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालना है, तो ऐसे इस प्रकार HCF निकाल लेंगे। और तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल देंगे, फिर प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने देखा HCF कैसे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन से। अब दूसरा टाइप पे ये हो सकता है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम हो सकता है या फिर सम हो सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम या सम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ये थ्योरी वाला पोर्शन है, तो थोड़ा इसमें लिखना ज़्यादा होता है, तो
इसको अच्छे से समझिएगा, और हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मानेंगे, माना कोई धनात्मक, देखिए सम विषम दिया होगा तो विषम लिखेंगे, सम दिया होगा तो सम लिखेंगे। माना कोई धनात्मक विषम की बात करेंगे, सम को नहीं लेते हैं यहाँ पे, सम को हम लोग नहीं लेते हैं, विषम लेते हैं। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है जिसको 6 से विभाजित करने पर 6 से विभाजित करने पर 6 से हम लोग जब विभाजित करेंगे तो जो हमारा भागफल होगा वो q होगा, और जो हमारा शेषफल होगा वो क्या होगा, r होगा। विभाजित करने पर भागफल q तथा q ना लेकर, q तो उसमें है तो q ना लेकर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे q ना लेकर के, या फिर q ही रह लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे q रह लेते हैं, q तथा शेषफल r है। ठीक है, हमने मान लिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसको a कह रहे हैं, और जिसको 6 से भाग देने पर जो हमारा भागफल आ रहा है वो q आ रहा है, और जो शेषफल है वो r आ रहा है। तो चूंकि हमको पता है कि वो क्या पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि a इक्वल टू होता है BQ प्लस r होता है, जो कि जो r होता है वो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 0 के, लेकिन हमेशा छोटा होगा b से, इतनी बात पता है। इसमें देखिए ये कह रहा है कि a बराबर दिया है उसमें कि b 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, या फिर 6q प्लस r लिख सकते हैं, यहाँ पे r लिख सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू कौन सी संख्या हो जाएंगी, क्योंकि जो b दिया है हमको पता है कि जो r की वैल्यू होगी वो b से छोटी होगी, लेकिन 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। तो b की जगह कितना है, 6 है, यानी कि 6 से छोटा होगा, लेकिन 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि b से हमेशा क्या होगा, छोटा होता है। यहाँ पे b क्या है, 6 है, तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ठीक है, अगर r बराबर 1 हो तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 1। अगर r बराबर 2 हो तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। इसी प्रकार r बराबर 3, r बराबर 4 और r बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, a बराबर होगा 6q प्लस 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4, और यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया कि हमने इसके फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे जो b है वो 6 है, और हमको पता है r की वैल्यू क्या होती है, b से छोटी होती है, तो 5 4 3 2 1 0 भी हो सकता है r की वैल्यू, तो हमने r की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लिया। ठीक है, और r की वैल्यू हमने बारी बारी से रखता गया, 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक रखा, क्योंकि 5 तक हो ही सकता है, तो हमने 5 तक रखा, तो ये वाली संख्याएं प्राप्त हो गई। अब हमको पता है कि जो 6q है वो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। जो 6q प्लस 1 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि q की जगह पर कुछ भी संख्या हो सकता है, 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 का नाम 6 और 1 7, कौन संख्या, विषम संख्या। तो ये कौन संख्या है, विषम संख्या। ये हो गई विषम संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई, तो सम संख्या हो गई। ये कौन सी सम संख्या, और जो ये यहाँ पे आएगा ये कौन कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। लेकिन ये और ये कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो हमको इसमें पूछा है, विषम संख्या पूछेगा तो किसको किसको लिखेंगे। अगर विषम संख्या की बात करें
अगर विषम संख्या की बात करें तो कौन कौन सी संख्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 6q प्लस 1 के फॉर्म में, या 6q प्लस 3, या 6q प्लस 5 के रूप में। देखिए जो सम संख्या होंगी उसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि विषम संख्या कौन कौन सी है, ये है और ये है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अगर सम संख्या पूछेगा, सम संख्या, तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सम संख्या को लिख सकते हैं ऐसे, 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ऐसा करके लिख सकते हैं, डॉट, कितना भी जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो सवाल क्या था, सवाल ये था कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक। अगर सम पूछेगा तो इसी प्रकार निकालेंगे, जो सम संख्याएं होंगी, ये सम है, ये सम है और ये सम है, इसको लिख लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर सम संख्या पूछता है तो। लेकिन यहाँ पे विषम पूछ रहा है, तो जो विषम वाला होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसे छाट लेंगे। जो सम होगा तो सम पूछ रहा है तो सम वाले संख्या लिखेंगे, और विषम पूछे तो सिर्फ विषम वाली संख्या लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला टाइप देखते हैं, अगला किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर तीसरा दिया है, दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वहां पे सम संख्या की बात चल रही थी, विषम संख्या की बात चल रही थी, यहाँ पे वर्ग की बात चल रही है, यानी उसका वर्ग करें तो इस फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है दोस्तों, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो a इक्वल टू होता है BQ प्लस R, और जो R होता है या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है 0 के, लेकिन छोटा होता है B से। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये हमारा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पे हमको यहाँ से हमको मिल रहा है B की वैल्यू मिल रही है 4। देखिए यहाँ पे 4 दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4q प्लस 0। तो यहाँ पे b की जगह पे कितना दिया है 4, तो b की जगह क्या मिल गया 4 मिल गया। अब b की सहायता से हम लोग r की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि b से छोटा होगा r, तो लिख लेते हैं। तो r का मान कितना हो जाएगा, इसलिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 2 3, बस r से एक छोटा, r मतलब b से छोटा r की वैल्यू हो गई, आ गई। अब देखिए यदि लिखेंगे, यदि r इक्वल टू 0 हो तो इसमें 0 रख देंगे r की जगह पे, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए वर्ग की बात कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस फॉर्म में होता है। वर्ग की जगह पे घन भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। जब वर्ग करेगा तो वर्ग करेंगे, घन कहेगा तो घन करेंगे। तो चलिए इसमें वर्ग पूछ रहा है तो इस सवाल में वर्ग करते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर हो जाएगा। अब 16q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4q स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4m हो जाएगा, जहां चूंकि 4q स्क्वायर इक्वल टू m, मान लिया m कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम लोग 4q स्क्वायर मान रहे हैं, तो उसका जब क्या हो गया m हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 4m हो गया। अब लिखते हैं यदि r इक्वल टू 1 हो तो, r इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, r इक्वल टू अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1। तो इसका भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 16q स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर करेंगे
और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8q हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 होगा। तो इस बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको इसमें से हमने 4 कॉमन कर लिया तो ये आ गया। इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे इसके बराबर, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4m प्लस 1, चूंकि m इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 4q स्क्वायर प्लस 2q, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, तो हमने क्या लिख दिया यम। ठीक है, यम की जगह पे q भी हो सकता है, तो ठीक है, तो अतः लास्ट में लिखेंगे अतः किसी धन धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग लिखेंगे, का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यही हो गया हमारा आंसर, हो गया यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कैसा हमने दिया था हमने यूक्लिड व्यवहार पर, हमको पता है यहाँ से b की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि 4bq, अब यहाँ से भी देख सकते हैं b की वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी वजह से हमने r की वैल्यू निकाला, फिर बारी बारी से रखता गया, और वर्ग करने को कह रहा तो वर्ग किया, घन करने को कहता तो घन करते, तो वर्ग किया, फिर इसकी वैल्यू निकाली, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया m लिख दिया, और इसमें इसके जगह पे क्या लिख दिया m लिख दिया, तो 4q प्लस 1 हो गया, और इसके रूप में हमने दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे घन होगा तो कर लेंगे, जो अभी और निकाल सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अभी 2 स्टेप और बढ़ाएंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारा बस पूछ रहा था 4q और 4q प्लस 1, तो यहाँ पे 4q आ गया यानी 4m आ गया, और 4m प्लस 1 आ गया, तो इसके रूप में आ गया, तो इसके आगे हमने लगाया नहीं। अगर आता यहाँ पे 4q प्लस 3 तो 2 रखते, 4q प्लस 4 आता तो इसको भी रखना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये तो रहा एग्जाम्पल, प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो राजीव प्रकाशन है, जो एनसीईआरटी है, उसका हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, वो भी किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो कुछ उसमें नंबर्स दिए हैं और उसका हम लोग क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला उसमें क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225, पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225, तो हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, वही अपना पुराना रूल, 135 से जो बड़ा है उसमें भाग देंगे, तो 225 में भाग देंगे, तो कितनी बार मिल जाएगा, एक बार में ले जाते हैं, तो एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 135, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा और 9, ये हो जाएगा कैंसिल। अब 90 से भाग देंगे 135 में, देंगे भाग देंगे, फिर 135 से भाग देंगे, तो 9 दूनी 18, 2 एक बार में जाएगा ये भी, तो फिर से 90, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 4, हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 90 में, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, ये हो गया 90, यहाँ हो गया 0, सिंपल क्या गया 0। बस इसको हम लोग यूक्लिड के जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके रूप में लिख देंगे और इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। चूंकि हमको पता है कि a बराबर होता है, BQ प्लस R, जो R होगा या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा,
लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्म में हो गया। अब देखिए 135 में और 225 में बड़ा कौन है, तो 225, तो 225 क्या होगा, ए होगा, और ये क्या होगा हमारा, बी होगा। तो बी की एक जगह पे लिख लेंगे 225 बराबर बी की जगह पे 125 गुणे क्यू, तो 125 हो गया, सॉरी 135 गुणे 1, तो 1 लिख दिया, प्लस तो सेसफल कितना आया था 90 लिख लिया, हो गया। लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, HCF कब होगा, जब हमारा r क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे r 0 हो गया तो ये हमारा ये क्या हो गया, HCF हो गया। तब तक इसको लगाते रहेंगे, ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक जो हमारा r है वो 0 ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया r 0 नहीं है, इसलिए जो नया हमारा a होगा वो क्या होगा, 135 हो गया, ये हमारा a हो गया, और b क्या हो जाएगा 90, ये हो गया a, ये हो गया हमारा b इंटू क्यू की जगह पे कितना हो गया 1 प्लस r की जगह पे कितना हो गया 45। यहाँ पे भी लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसमें a क्या हो जाएगा 90 और b क्या हो जाएगा 45। देखिए a हो गया 90, b हो गया 45 और q कितना हो गया 2, तो q हो गया 2 प्लस r कितना हो गया 0। तो लिखेंगे चूंकि r इक्वल टू 0, इसलिए HCF बराबर b यानी कि 45, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 45। जो b होगा हमारा वही क्या होगा HCF होगा, तो ये हमारा हो गया b की जगह कितना दिया 45, तो 45 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 196 और 38,220 दिया है, 196 और 38,220, ठीक है दोस्तों, ये दिया है। तो इसका भी वही प्रोसीजर, पहले भाग दे देंगे फिर इसके फॉर्मेट में लिख देंगे। देखिए जो ये भाग दे रहे हैं हम, इसको रफ में करना है, मतलब दिखाना नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, बस इनको ये लिखना है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन पर में कैसे, हमको तो इस ऐसे करना है ना यूक्लिड के अकॉर्डिंग, लेकिन हम तो जो ये कर रहे हैं ये रफ कर रहे हैं, रफ करने के लिए और समझाने के लिए। तो 196 में हम लोग 3800 इसमें भाग देके देखेंगे। तो देखिए कितना नंबर है 1 2 और ये हो गया 3, इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, तो इसको लेके जाते हैं हम लोग 2 बार में, 2 बार में ले जाते हैं, तो 4 2 बार में नहीं 1 बार में जाएगा ये, तो 1 बार में भाग देके देखते हैं, क्योंकि 2 बार करेंगे 19 दूना 38, लेकिन ये 12 दूना ये अधिक हो जाएगा, तो 1 बार में ले जाएंगे, तो 196 घटाएंगे, तो इधर 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, इधर 7 से जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 2 में से गया है 1, ठीक है। अब क्या उतारेंगे, यहाँ पे 2 उतार लेंगे, उतार लिए। अब इसको कितनी बार में ले जाएंगे 19 9, इसको ले जाएंगे 9 बार में, 9 बार में ले चल के देखते हैं। तो 196 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 99 81 और 81 और 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 का 9 और 9 और 8 18 1 17 क्या जाएगा 1764, तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1764। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हासिल जाएगा या 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 5, इधर हासिल लेंगे 15 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 7, तो ये 0, ये भी 0। अब क्या उतारेंगे 0। अब इसको कितनी बार में लेके जाएंगे 5 बार में, अब इसको कितनी बार में लेके जाएंगे 5 बार में, तो 5 बार में ले जाके देखते हैं कितनी बार में 5 बार में। तो 196 गुणे 5, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45 और 45 और 3 48 का 8 हासिल 4 और 5 5 4 9 980। देखिए 5 बार में क्या आ गया 980, 5 बार में 980, ये हो गया कट कट कट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या आ गया पूरा कट गया। जब तक नहीं कटता तब तक हम लोग क्या करते हैं, भाग देते जाते देते जाते और ये कटता है। तो यहाँ पे b क्या है, a क्या है, ये b क्या है, ये तो हमको पता है a बराबर होता है BQ प्लस r, ये लिखना है ये वाली लाइन, और जो r होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा,
लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ए की जगह पर कितना हो गया 38,220, बी की जगह पर हो गया 196 गुणे, और क्यू की जगह पर क्या हो गया 195, और आर की जगह क्या हो गया 0 0। तो लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू 0, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा हमारा बी होगा, और बी हमारा क्या है 196, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन एक और क्वेश्चन दिया है कि 867 और क्वेश्चन नंबर तीसरा 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो इसी प्रकार उसका भी निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देखते हैं। नंबर तीसरा दिया है 867 और 255। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 867 और 255। तो इसका भी हमको क्या निकालना है, इसका भी हमको निकालना है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सेम वही प्रोसीजर, इसको भी भाग देंगे तो 255 से भाग देंगे 867 में, तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में, नहीं 3 बार में। तो 3 बार में ले जाएंगे तो 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल 1, और 3 3 6 और 1 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 0 1। अब इससे भाग देंगे 255 में, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये भी 1 बार में जाएगा, तो 102 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 2 बार में ले जाएंगे। कितनी बार में ले जाएंगे 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 2 4 0, और ये हो जाएगा 2 204 घटाएंगे तो 1 5 कैंसिल। अब इससे 51 में कितने से भाग देंगे 102 से, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, और यह हो जाएगा 102, ये हो जाएगा कट। ठीक है दोस्तों, बस इसको इस फॉर्म में लिख देना। ये तो रफ कार्य के लिए था, ये रफ कार्य के लिए था, तो इसको लिखेंगे वही अपना प्रोसीजर। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 867 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 255। हमको पता है ए इक्वल टू होता है, लिखेंगे चूंकि पता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर होगा वो तो 0 होगा, तो 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा बी से, ये कंडीशन होता है। तो हो गया, लेकिन जो आर है 0 के बराबर होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा। तो ए की जगह क्या लिख लिए 867 और बी की जगह पे 255 गुणे क्यू की जगह पे 3 और आर की जगह पे 102 लिखेंगे। चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 255, और बी की जगह क्या हो जाएगा 102। 255 ए, ये बी हो गया, ये क्यू, तो क्यू की जगह क्या हो गया 2, और आर कितना हो गया 51, ये हो गया 51। फिर लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 102 इक्वल टू 51 गुणे 2, क्यू की जगह कितना दिया है 2, और प्लस आर की जगह पे 0। फिर लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू 0, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा बी, और बी हमारा क्या है 51, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। दोस्तों इस सवाल को हमने अभी एग्जांपल में कराया था, तो इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमको पता है a इक्वल टू क्या होता है BQ + R, और जो R होता है वो क्या होता है, या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन छोटा होगा B से, इतनी बात हमको पता है। तो यहाँ से इसका कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q + 1, यहाँ से b का वैल्यू पता चला 6, और जो v की वैल्यू पता चली इसलिए हमको पता चल गया, इसलिए r की वैल्यू कितनी हो गई 0 1 2 3 4 5 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, तो b कितना है 6 है, b की जगह कितना है
6 है तो 6 की जगह पर हम लोग लिख दिए, आर की जगह पर लिख दिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात पता चल गई। तो चलिए इसको हम सवाल को लगाते हैं। तो हमको दिखाना है कि इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि पूछ रहा है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक, नहीं इसमें विषम संख्या की बात की जा रही है। तो इसमें लिखेंगे कि यदि r बराबर 0 हो तो 0 हो तो क्या होगा तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0। और ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि 6q की जगह कुछ भी रख लीजिए, 1 रखिए 2 रखिए, और 1 रखिए तो क्या होगा 6 1 जा 6, तो 6 का नाम 6 होगा। 6 की कौन सी संख्या है, सम संख्या है। यहाँ पे 3 रखिए तो 6 3 18 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। यदि r बराबर 1 रखने पर 1 हो तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। और ये कौन सी एक संख्या है, विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पे 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार r इक्वल टू 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 2। और ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। इसी प्रकार r इक्वल टू 3 रखने पर, r इक्वल टू 4 रखने पर, r इक्वल टू 5 रखने पर, तो a इक्वल टू क्या होता जाएगा 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इक्वल टू 6q प्लस 5। ये कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या। ये सम संख्या और ये विषम संख्या। ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विषम संख्या को बताइए। तो जब विषम संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे हम लोग फाइनली लिखेंगे कि 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3। 6q ये नहीं होगा, 6q नहीं, क्योंकि तो सम संख्या हो जाएगा। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर सम संख्या पूछता, इस सवाल में तो विषम संख्या पूछ रहा है, तो ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या लिख दिए। और सम संख्या पूछता तो ये लिखते, ये और ये लिखते। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। तो इसमें दिया है 616 और 32, 616 और 32। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 616 और 32, यानी कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की आर्मी की टुकड़ी है, उसमें 32 सदस्यों वाली वो होगा। इसमें बोला है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको युगल विभाजन पर में कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा 616 इक्वल टू 32 गुणे कर लेंगे। तो यहाँ पे भाग दे देते हैं, तो 32 से भाग देंगे 616 में, तो 2 बार में ले जाते हैं, नहीं 1 बार में। तो अगर 32 इधर हासिल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा, इसको 2 बार में ले जाते हैं, 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 गया, 3 गया 2, यहाँ हो गया 6 उतार दिए। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो 8 3 का 24, 9 3 27, 9 बार में जाएगा। तो 9 1 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 9 3 27 और 1 28। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कट ये भी कट। अब 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 32, 8 चौक 32,
कट गया। तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इतना गुणे 19 प्लस 200, 19 नहीं, ये 19 बार में गया, भाग दिए, इतना आ गया, फिर 6 आ गया, हाँ 19। तो शेषफल कितना बचा, 8 बचा, शेषफल हो गया 8। फिर लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस 0, इसलिए HCF बराबर b और बराबर 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जल्दी देखते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, वर्ग कह रहा है। तो क्वेश्चन दिया है 3m, क्वेश्चन दिया है 3m या 3m प्लस 1 किसी m पूर्णांक का वर्ग, m पूर्णांक का वर्ग इतने के रूप में होता है। तो हमको पता है, क्या पता है, तो हमको पता है a इक्वल टू होता है BQ प्लस R, और जो R होगा वो 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 3 दिया है, यहाँ से 3 निकल रहा है, यहाँ से ये B हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो B की जगह पे ये हो गया, तो R की जगह पे क्या हो जाएगा, इसलिए R की जगह पे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 तो होगा नहीं, क्योंकि B का मान कितना है 3। तो लिखेंगे यदि R बराबर 1 हो तो, R बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1, क्या हो जाएगा, पहले 0 रखते हैं, R इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 3Q। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग पूछ रहा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3m, क्यों, क्योंकि 3q स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग m। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं। उसी प्रकार लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, फिर वही लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू, इसका करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q हो जाएगा। इसको जब थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों में से 3 का मान कर लेंगे, तो 3 का मान करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, मान लिया m है, तो हमने यहाँ पे m लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा था कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3m और यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप में हमने लिख दिया। तो लिखेंगे अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी धन पूर्णांक को यूक्लिड विधि प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का कोई यम पूर्णांक है जिसका घन यानी कि क्यूब इसके रूप का होता है। तो इसको भी वैसे तरह लगाएंगे जैसा हम लोग जानते हैं। किस तरह लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि हमको पता है a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, और जहां r इक्वल टू होता है 0 से बराबर होगा या तो बड़ा होगा r, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। तो b बराबर क्या हो गया, यहां से हमको क्या पता चला, b बराबर क्या पता चला, 9 पता चल गया। तो r बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 ... 7। ठीक है, r की वैल्यू इतनी हो गई। तो हमको पता है, तो लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा कि 9 क्यूब प्लस 0। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 9 क्यू का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m। क्यों, चूंकि 9 क्यू का इक्वल टू m, हमने ये मान लिया। ठीक है दोस्तों, हमने उसको माना है। फिर लिखेंगे यदि इसी प्रकार r इक्वल टू 1 हो तो r इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1। फिर वही दोनों पक्षों का घन करने पर, पहले वर्ग कर रहे थे अब घन करेंगे, क्योंकि घन पूछा है, वर्ग पूछता तो वर्ग करते हैं। तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू इक्वल टू 27 क्यू स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यू। तो क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यानी कि 3ab यानी कि 9 3 27 क्यू, कोष्ट में a प्लस बी, तो 9 क्यू प्लस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो a क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 27 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 से 63 का 3 हासिल 6, और 9 दूनी 18 और 18 और 6 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू हो जाएगा। थोड़ा इसको और मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू इक्वल टू, इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे। तो 3 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 9 क्यू, ये क्यू होगा ना, क्यू, ये भी क्यू होगा। तो 9 क्यू प्लस इसमें से कॉमन करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 करिए, 1 हासिल 81 क्यू स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 9 क्यू और प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यू इक्वल टू 3m प्लस 1, क्योंकि इसके जगह हमने क्या लिख दिया, क्या मान लिया, m। ठीक है, इसके जगह पे क्या हमने लिख दिया, m। तो 3m प्लस 1, तो a क्यू की जगह पे ये लिख दिया, तो हमको 2 मिल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार r इक्वल टू 2 रखने पर, 2 हो तो क्या हो जाएगा, a क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3m प्लस 8। जब हम लोग ऐसा करेंगे, जब इसी तरह करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3m प्लस 8। जब इसको हम लोग डिवाइड कर, वो
इसी सेम प्रक्रिया ए है तो ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 रख देंगे, फिर दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो इसी तरह करते जाएंगे और 3 बस कॉमन कर लेंगे और इधर लास्ट में जो बचेगा उसको रख लेंगे, बाकी सबको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हमारा पूछ रहा था 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इसके रूप में हमको दिखाना था, कैसे भी करके हमको दिखाना है, तो हमने दिखा दिया। यहाँ पे हो गया 3m, यहाँ पे हो गया सॉरी यहाँ पे हम 9 कॉमन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम क्या कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे, तो 9 पर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 9 कॉमन करते तो यहाँ पे 3 हो जाता, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, इसमें भी ये हो जाएगा 9m प्लस 8। तो कोई बात नहीं, हम लोग 9 कॉमन करेंगे, तो क्योंकि 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है, तो यहाँ पे हो गया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसके रूप में हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन को हमने दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 1.1 में बस 3 ही क्वेश्चन थे, सॉरी 5 क्वेश्चन थे, तो हमने 5 क्वेश्चन को किया। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, प्रमेयिका में क्या अंतर होता है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़ा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा, फिर उसके बाद हमने प्रश्नावली 1.1 को हमने यहाँ पे समाप्त किया। तो राजीव प्रकाशन का जो एनसीईआरटी है, जो यूपी बोर्ड ने लागू किया है, उसका एक्सरसाइज 1. तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।